बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरखास्त। जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरखास्त है, दरखास्त गुजार कहाँ है? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। रिमार्क्स दिए कि अदालतों को मजाक बना रखा है, हाई कोर्ट को सिविल कोर्ट बना दिया, बस गाउन का फ़र्क रह गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदालती औकात में दरख्वास्त गुजार नहीं पेश होते तो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। इमरान खान के तिब्बी बुनियादों पर हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। केस की समाअत में अदालती वक्फे तक का वक्फा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इमरान। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दो मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एक दरख्वास्त तो गुज़श्ता रोज़ उनकी जानिब से ये दायर की गई थी कि मुल्क भर में जितने भी उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं उनकी तफसीलात अदालत तलब करे और जब तक इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो जाता तब तक इन मुकदमात में कार्रवाई को सस्पेंड किया जाए। इसमें आज इमरान खान की जानिब से एक जूनियर वकील नईम हैदर पंजोथा वो अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि ख्वाजा हारिस ने इस केस में आर्ग्यू करना है लेकिन वो लाहौर से आ रहे हैं, तो केस की समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया जाए। अदालत की जानिब से इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया कि जब मालूम था कि अदालत का वक्त सुबह को होता है तो फिर उन्हें भी इसी टाइम में होना चाहिए था, जिस पर दोबारा जो है वकील की जानिब से इस्तदा की गई और अदालत की जानिब से ये मंजूर की गई है कि इस केस को बाद में देख लेते हैं। दूसरी दरख्वास्त इमरान खान की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त थी। इसमें भी नईम हैदर पंजोता ही अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से ये आर्गूमेंट दिया गया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान फिर से इंजर्ड हो गए हैं और उनका मेडिकल कराया गया है, जिसमें डॉक्टरों ने उनको अपनी टांग पर वज़न ना डालने और रेस्ट का मशवरा दिया है। तो इसलिए आज वो अदालत में पेश नहीं हो सके और हम इस केस में उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि ये बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्त है, तो इसमें पिटिशनर का होना ज़रूरी होता है। पिटिशनर कहाँ पर हैं? और फिर अदालत ने कहा कि अगर अदालती वक्त में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पेश नहीं होते तो उनकी अबूरी ज़मानत की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक का मामला है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी। मोहम्मद असलम भोतानी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेगी। इस अहम मामले से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी है और इस कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम भोतानी होंगे और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो दीगर अरकान है उसमें शाहिदा अख्तर, मोहम्मद अबू बकर चौधरी, मोहम्मद बजीज ताहिर और शेख रोहेल असगर इसमें शामिल हैं। इसी तरह से हसनैन तारिक, नाज बलोच, खालिद हुसैन मक्सी, वजीहा कमर और डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला भी इस कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी अपनी तहकीकात और इंक्वायरी के सिलसिले में किसी भी तहकीकाती इदारे की मदद ले सकेगी और कमेटी अपने जामे तहकीकात करके रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेगी। क्योंकि इस मुबैना ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो सामने आई थी, जिसमें वो पीटीआई का इंतखाबी टिकट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और 1,20,00,000 रुपए का तकाजा भी उनकी जानिब से आया था। तो इस हवाले से स्पीकर ने कमेटी कायम कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। मुल्क में इंतखाबात के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे मरहले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना था कि मजमूई तौर पर मुज़ाकरात का अमल मस्बत रहा। मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात पर इत्तफाक हो गया है। बजट की मंजूरी के बाद असम्बली ख़त्म की जा सकती है। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था, दोनों तरफ से मस्बत पेशरफ्त हुई है। तय पाया है कि इलेक्शन का जो भी रिजल्ट हो सबको काबिल कबूल होगा। बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तेफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। आइन के मुताबिक है, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है। तीसरी अब एक तयन है, वो उस एक डेट का है। उसमें कई चीज़ें हमारे सामने हैं। बजट मुल्क को चाहिए, ट्रेड पॉलिसी चाहिए, IMF का ऑनगोइंग रिव्यू चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए डेट का जो तयन है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अमल है और हम भी
अब जितना लचक दिखा सकते हैं हमने भी दिखाई है, वो भी दिखा रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह अगर इसी खुलूस के साथ दोनों पार्टीज और दोनों साइड्स चलेंगी तो इंशाल्लाह तीसरा मरला जो आखिरी होगा वो भी हल हो जाएगा। ये जो पेशरफ्त हुई है दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव है और डार साहब ने जो बताया है उसमें से एक पॉइंट का मैं इजाफा करना चाहता हूँ, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। और वो हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा रिजल्ट मानेगा, ये ना हो कि क्याओस हो पूरे मुल्क में। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमने एक दिन इंतखाबात की तजवीज़ को कबूल किया। असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक न हो सका। मस्बत पेशरफ्त के लिए हुकूमत को वक्त देने के लिए तैयार हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताख़ीर के लिए आईनी तरमीम लाई जाए। पीटीआई इस मकसद के लिए असम्बली जाने के लिए तैयार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकराती अमल को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मज़ाकराती अमल को कोई डिलेइंग टैक्टिक या हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमने खासी लचक दिखाई और कौमी तफाके राय की खातिर हमने ये लचक दिखाई कि हमने एक दिन की तजवीज़ कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया, हमने जो 54 दिन की जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो कदगन है उसको तस्लीम किया और हम आगे बढ़े। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इत्तफाक ना हो सका तारीख पर। डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक इदारा कोशिश कर रहा है असम्बली मुद्दत पूरी ना करे। कभी मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, कभी तारीखें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात भुलाकर पार्लियामेंट के वक़ार की जंग लड़ना पड़ेगी। हम अपने वज़ीर आज़म की बलि नहीं चढ़ाएंगे, पार्लियामान का हर कीमत पर दिफा करेंगे, कोई भी आइन से मावरा नहीं। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। हमारे हमसाये में जो अदारा है उसने हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी हैं, एक नहीं 100 दफा प्रोसीडिंग्स दें। हम अवाम के वोटों से आते हैं, हमारी कोई चीज जो है पोशीदा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन जनाबे आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं, बेंच से रिक्यूज कर लिया उन्होंने, और दोबारा 3-2 का जब बेंच बनाया गया उन्हीं 2 जजों को जो है उधर बैठा दिया गया। इस्तदा है जनाब स्पीकर के आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजे। हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये ट्रेसपास है जनाब स्पीकर। वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें, अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, उसके बाद हमें हदायत इशू करें। हमें अपने अदारे का दिफा करना पड़ेगा। जनाबे वाला ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। अदारे के इज्जत और वकार के लिए हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी। आइन से मावरा कोई चीज नहीं होगी। अपनी हदूद में, अपनी आईनी हदूद में रह के ऑपरेट करें। हमें भी हिसाब दिया जाए, हमने बहुत हिसाब दिए हैं, हमारी तारीख में भी है, हमने भी आमरों की हमायत की है, लेकिन उसकी कीमत अदा की है। इन्होंने कीमत नहीं अदा की हुई। नूर आलम खान का कहना है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक कोई भी अदालत ईवान की कार्रवाई की तफसील नहीं मांग सकती। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से रोकना गैर आईनी है। ये कैसे हो सकता है कि ईवान बुलाए और उधर से इनकार का खत लिख दिया जाए। पाकिस्तान में बादशाहत नहीं, आइन का राज चलेगा। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसमें साफ ये कहता है कोई भी कोर्ट इस पार्लियामेंट के कागजात या प्रोसीडिंग वो नहीं मांग सकते। हां, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये इख्तियार हासिल है कि जो कमेटी किसी भी दफ्तर में किसी भी उससे एविडेंस वो मांग सकती है और वो
लायबल है कि वो उसके वो कागजात वहां पे इस कमेटी में वहां पे वो रिकॉर्ड देगा। अगर नहीं देगा तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। जनाब स्पीकर साहब, इस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन, ये कहते हैं, हमें कहते हैं कि वायलेशन होती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी काम कर रही है। वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो अपने अल्फाज डाल सकती है, ना इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को चेंज कर सकती है। ये बादशाही का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे बादशाहत नहीं है, यहाँ पे सल्तनत नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें इस आइन का राज चलेगा। और ये आइन कहता है कि आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है। फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग NRO के लिए 3 रुकनी बेंच को निशाना बना रही है। इनका मकसद नैब तरमीम केस का फैसला रोकना है। इसी केस में जरदारी और शरीफ फैमिलीज की जान फंसी हुई है। पाकिस्तान में मुनज़्ज़म तरीके से अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने बताया कि मरियम नवाज़ के इल्ज़ामात, बुशरा बीबी का नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइज़र को नोटिस भेजने का फैसला। एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने फैसले इम्प्लीमेंट भी कराएँ। सुप्रीम कोर्ट के 16 में से 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के निशाने पर है। मरियम नवाज़ जो हैं वो क्यों खसूसन चीफ जस्टिस को और 2 जजेस को क्यों टारगेट कर रही हैं? उसकी वजह ये नहीं है कि मुल्क में इलेक्शंस का कोई मामला है उनके पास। मकसद ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेंच जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है वो बेंच डिज़ोल्व हो जाए और वो अपना फैसला ना दे। 1100 अरब रुपए का फ़ायदा जो शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने लिया है, जिसको हम कहते हैं 2023 का NRO है, उसको बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त ये जो केस है ये वो तोता है जिसमें मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की, हसन नवाज़ की, हुसैन नवाज़ की एंड शहबाज शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली की जान फंसी हुई है। बेंच बनाना इख्तियार है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, वो अपने मुताबिक चलें और पूरा पाकिस्तान उनको देख रहा है। मर्जी के बेंच बनवाने का शौक़ पुराना है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है और किसी ब्लैकमेलिंग में आए बगैर आज़ादाना फैसले जो हैं वो अपने करें। इमरान खान साहब के ऊपर जो 121 केसेस हैं उनमें एक केस नहीं है मालियाती बदनवानी का। जो खान साहब की अहलिया हैं उनको कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा और उनके ऊपर मरियम नवाज़ मुसलसल इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। इसलिए बुशरा बेगम ने यह फ़ैसला किया है कि उनकी तरफ से एक नोटिस मरियम नवाज़ को भेजा जा रहा है। फौजदारी मुकदमा जो है वो हम दायर कर रहे हैं। नून लीग की इंटरनल सियासत जो है वो मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचा रही है। जो मरियम नवाज़ का एक ग्रुप है ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे ना बढ़े। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि जो सहूलत लाडले को मुहैया है वो नवाज शरीफ को भी मुहैया होनी चाहिए थी। हमारा अदालती निज़ाम इमरान खान की चोरी को आज भी सामने नहीं ला सका। उन्होंने कहा कि इमरान खान की चोरी बिल्कुल आया है। इमरान खान और आम शहरी के लिए अदालती निज़ाम में फ़र्क है। 8 माह गुजरने के बाद भी इमरान खान पर फर्द जुर्म न लग सकी। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो सहूलत इमरान खान लाडले को मुहैया है, ये सहूलत नवाज शरीफ को भी मुहैया होती। आज 8 महीने गुजरने के बाद भी पाकिस्तान की अदालती निज़ाम जो है और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो इस लाडले को आज भी फर्द जुर्म लगाने में नाकाम रही। एक आम शहरी के लिए अदालती निज़ाम फ़र्क है और इमरान खान के लिए अदालती निज़ाम फ़र्क है। इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में नकल मार के पास करवाया गया। वेलकम बैक। अहम खबर है, अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 11 बजे शुरू होगी। PTI का वफ्द ANP की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होगा, जबकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सलामती अमन अमान का मामला ज़ेर बहस आएगा। APC में अदालती, इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल के मामले पर मुतफ़िक़ा फ़ैसला होगा। कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मरियम इलाही। मरियम, आगाह कीजिएगा, 11 बजे का वक्त है, अब तक कौन कौन यहाँ पहुँचना शुरू हो चुका है और एजेंडा क्या है आज की APC का?
जी बिल्कुल, अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद आज इस्लामाबाद में हो रहा है। अब से कुछ ही देर बाद ये इजलास यहाँ शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर मुल्क भर से 30 से ज़ायद सियासी जमातों को जो है वो दावत दी गई है और उसमें से सपोज रिपोर्टेडली उसमें से प्रीडोमिनेंटली मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट सारी ही सियासी जमातों ने जो है अपनी शिरकत की कंफर्मेशन की है। लेकिन यहाँ पर ये बताया चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो असद कैसर की ज़ेर क़यादत यहाँ पर शरीक होना था, वो आज इसमें शरीक नहीं होंगे। बात की जाए उन पार्टीज़ की जो इसके अंदर शरीक होंगी, तो इसके अंदर JUIF का वफ़द शरीक होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, मुस्लिम लीग नून होगी, उसके साथ साथ MQM होगी, बाप पार्टी होगी, जमात इस्लामी होगी। इनके जो वफूद हैं उनकी क़यादत यहाँ पर वो अपने अपने पार्टी लीडर्स की क़यादत में यहाँ पर शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी का जो वफ़द है वो आसिफ अली ज़रदारी रिपोर्टेडली उसको जो है वो हेड करेंगे। इसी तरह इसहाक डार PMLN के वफ़द की क़यादत करेंगे। यहाँ पर सियासी रहनुमा जो है वो आना शुरू हो गए हैं। एजेंडे के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो मुल्क में सलामती अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ इक़्तिसादी और अदालती फ़ैसलों के बारे में भी बात होगी, जिसके ऊपर एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला जो है वो एक सारा दिन तवील बैठक के बाद सामने आएगा। शाम तक ये बैठक जारी रहेगी, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 7 बजे होगी। जी बहुत शुक्रिया मरियम इलाही, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। बात करेंगे सबसे अहम मसले की। नॉन स्टॉप महंगाई ने पाकिस्तान में नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान महंगाई में एशिया भर में सबसे आगे निकल गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में पाकिस्तान में महंगाई 37.2%, जबकि डिफ़ॉल्ट कर जाने वाले श्रीलंका में 35.3% रही। पाकिस्तान को अगले माह डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बेल आउट पैकेज की ज़रूरत होगी। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई में पाकिस्तान ने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया। एशिया भर में सबसे ज्यादा और तेजी से बढ़ती महंगाई में पाकिस्तान का पहला नंबर। अप्रैल में पाकिस्तान में महंगाई 37.2%, श्रीलंका में 35.3% रिकॉर्ड की गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल अप्रैल में महंगाई की शरह में 1964 के बाद सबसे बड़ा इजाफा हुआ, जबकि दूसरी तरफ डिफॉल्ट का शिकार श्रीलंका माली बहरान से निकलने लगा है, जहाँ गुज़श्ता माह महंगाई की शरह पाकिस्तान से कम रही। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां साल डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर 20% कम हुई। अप्रैल में ट्रांसपोर्ट के किराए 56.8% बढ़े, खुराक 48.1%, कपड़ों और जूतों की कीमतों में 21.6%, रिहाइश, पानी और बिजली की कीमतों में 16.9% इजाफा हुआ। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक रुपए की बेकदरी और आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने के सबब महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि जो हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है और उसके बाद जो IMF की कुछ शराइत पूरी करने के लिए हमने जो टैक्स इंक्रीज़ किया है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी और सेक्टर्स पर आया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ग्रुप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो किसी भी और किस्म की रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया हो। लेकिन ख़ास तौर पे जो बहुत बड़ा इंक्रीज़ आया है वो फूड प्राइसेस में हमने देखा गया है। माहिरीन मुआशियात कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम ज़रूरी, जबकि सप्लाई चेन में भी बेहतरी लाना होगी। एनर्जी की प्राइसेस हैं उनका बढ़ना, जो हमारी फूड की कीमतें हैं उनका बढ़ना और करेंसी की डिप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमने जो अपनी इंपोर्ट्स को कर्ब किया, उससे ऑफ कोर्स मुल्क की जो सप्लाई साइड है वो इंपोर्टेड भी डिस्टर्ब्ड है और ऑफ कोर्स पैदावारी सलाहियत मुल्क में जो है वो भी डिस्टर्ब्ड है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अगले माह डिफॉल्ट से बचने के लिए बेल आउट पैकेज की जरूरत होगी, जबकि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 21% तक इजाफा 1956 के बाद सबसे ज्यादा है। उधर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के रुझान के बावजूद हुकूमत ने डीजल और मिट्टी का तेल तो सस्ता कर दिया, मगर पेट्रोल की कीमत कम नहीं की है। हुकूमत ने आलमी कीमतों के तनाजुर में कितना रिलीफ आवाम को मुंतकिल करना था जो नहीं किया गया, इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में पेट्रोलियम कीमतें कम, पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता ना हो सका, अवाम 40 रुपए फी लीटर रिलीफ से महरूम। आलमी मंडियों में गुज़िश्ता 10 अय्याम में खाम तेल की कीमत 77 से $82 के दरमियान रही। ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने औसत $78.22 फी बैरल में तेल खरीदा। आलमी तनाजुर और आदादो शुमार के नतीजे में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 153 रुपए 52 पैसे फी लीटर बनती है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर 67 रुपए 84 पैसे फी लीटर मुख्तलिफ टैक्सेस और 18 से 22 रुपए फी लीटर कस्टम्स ड्यूटी आयद है। ज़राए का कहना है कि तमाम तर बैनुल-अक़वामी और मुल्की टैक्सेस के बाद भी पेट्रोल की कीमत तकरीबन 240 रुपए फी लीटर तक बनती है। उधर हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स पर बिजली के बाद गैस बम भी गिरा दिया। गैस की कीमत
$9 से बढ़ाकर $13 फी MMBTU किए जाने पर सनतकारों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस बारे में सनती शहर फैसलाबाद से देखते हैं ब्यूरो चीफ मियां अंजुम की ये रिपोर्ट। 1 मई से एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बिजली के बाद गैस भी महंगी कर दी गई। 5 बरामदी सनतों के लिए 80 अरब की सब्सिडी खत्म करके गैस टैरिफ को बढ़ा दिया गया। इंडस्ट्री के लिए हुकूमत की पॉलिसी आखिर है क्या? आए रोज किए जाने वाले इकदामात ने सनतकारों को भी चकरा कर रख दिया। हमारी जो लेबर है वो इस वक्त 50% से ज़्यादा बेरोज़गार हो चुकी है और वो बहुत चार्ज्ड है, और हम ये अब कोशिश कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले, अदरवाइज विद इन कपल ऑफ डेज हम एहतजाज पे जा रहे हैं। सुई नादरन की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स, सर्जिकल, लेदर और जूट के लिए $9 पर RLNG की सप्लाई खत्म की गई। 1 मई से तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर ओगरा के मंजूर करदा रेट्स नाफजुल अमल होंगे। RLNG पर $4 फी MMBTU अजाफी अदा करना होंगे, जिसके बाद इन सेक्टर्स को गैस तकरीबन $13 फी MMBTU में दस्तयाब होगी। इस तरह का इजाफा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर देगा। हमारे यहाँ अगर एनर्जी प्राइस बिल्कुल वो डबल हो जाती है तो ज़ाहिर बात है हम अपने प्रोडक्ट पर वो एडअप करेंगे, वगरना फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाएगी। पिछले माह ही हुकूमत ने जीरो रेटेड एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बिजली भी ₹19 से बढ़ाकर ₹44 फी यूनिट कर दी थी। सनतकारों के मुताबिक इस इकदाम से पैदावारी लागत में इजाफे के बायस आलमी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मुकाबला करना किसी सूरत मुमकिन नहीं रहेगा। सनतकारों का कहना है कि 50% कैपेसिटी पर चलती सनत की पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा मुल्की बरामदात के लिए जहर कातिल है, बल्कि इससे बेरोजगारी का एक नया तूफान भी आएगा। कैमरामैन जुबैर गुमन के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। खबर गुजरात से है, जहां साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। चौधरी परवेज़ इलाही की 23 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। मुकदमात एंटी करप्शन गुजरात के अहलकारों की मुद्दत में गुजरावाला में दर्ज किए गए थे। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। नवीद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़। नवीद शाह से भी इस बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही साहब का क्या कहना था, वो सुन लेते हैं। राजा साहब नून लीग की सही खिदमत कर रहे हैं और सही नुमाइंदगी कर रहे हैं। नवाज शरीफ की असल चेहरा दिखाया है उन्होंने कि हम ये हैं जजेस के हवाले से, और जो सिटिंग जजेस हैं हम उनको ये समझते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है। और हम भी ये चाहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि अल्लाह ताला इनको एक्सपोज करे, ताकि इनका पता चल जाए कि ये है क्या। हुकूमत भी कर रहे हैं, अपनी फिल्म भी साथ कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनकी टीम को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि ये मुनाफिकों का टोला है, ये सारा सर झूठ बोल रहे हैं। नवीद शाह से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नवीद, आज की अदालती कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा। देखिए जी, साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए हैं। गुजरावाला सर्कल में दर्ज करप्शन के 2 मुकदमात में अदालत में पेश हुए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। एंटी करप्शन गुजरात के एहलकारों की मदयत में गुजरावाला में दर्ज किए गए थे। थाना एंटी करप्शन हेड क्वार्टर गुजरावाला के मुकदमा नंबर 6/23 और 7/23 में साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की स्पेशल जज एंटी करप्शन गुजरावाला में आज पेशी थी। और ये कहा जा रहा है कि जो पेशी है इसमें 23 को तारीख दोबारा पेश होने का कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया नवीद शाह, आपने अपडेट किया। शहर कायद कराची का रुख करते हैं। सरकारी स्कूल और कॉलेज में असातिज़ा की कमी का सामना है। महकमा तालीम सिंध में 25,171 असातिज़ा की आसामियाँ खाली हैं। प्राइमरी टीचर्स 4,909, हायर स्कूल टीचर्स 3,822, जूनियर टीचर 1,348 असामियाँ खाली हैं। खाली असामियों का डाटा जमा कर लिया है, जल्द इश्तिहार भी दिया जाएगा। सेक्रेटरी तालीम की जानिब से ऐसा बताना है। तो सरकारी स्कूल और कॉलेज में असातिज़ा की कमी का सामना है शहर कायद में और सिंध में। महकमा तालीम सिंध में 25,171 असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं। प्राइमरी टीचर्स 4,909 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई है असातिज़ा के हवाले से, जिसमें सरकारी स्कूल और कॉलेज के जो अहम असामियाँ हैं असातिज़ा की, वो 25,171 असामियाँ जो है वो खाली हैं, जिनकी तफसीलात इस तरह है कि प्राइमरी स्कूल टीचर की जो असामियाँ खाली हैं 4,909 हैं, हायर स्कूल टीचर इसी तरीके से 3,822 हैं, जूनियर स्कूल टीचर 1,348 हैं, जबकि उसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर हैं उसके 97 हैं, ECT जो कैडर है उसकी 1,350, इसी तरह जो अदर कैडर के असातिज़ा होते हैं जो लैंग्वेजेस के होते हैं उसके 11,573 असातिज़ा हैं। ये एक बड़ा जो है वो है नंबर्स हैं 25,171 जिनकी जो है वो अहम असामियाँ खाली हैं। इस हवाले से हमारी बात हुई है जो सेक्रेटरी एजुकेशन है अकबर लगारी साहब, उनका इस हवाले से कहना है कि जो तमाम असामियाँ खाली हैं अहम असामियाँ उनके हवाले से डेटा इकट्ठा कर लिया गया है और जो भर्तियों का प्रोसेस है उस पर भी काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जल्द आने वाले दिनों में जो है इसके इश्तिहारात भी जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद भर्तियों का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।